गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। क्या हाल चाल है? तो आज हम आपके सामने आपके साथ डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड। आज डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब दो एटम्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो तब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन वही है कि हर एटम कोशिश करता है उसके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के साथ मैच करे, नोबल गैस के साथ मैच करे। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लॉस भी करते हैं, गेन भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है टू अटेन स्टेबिलिटी, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया? बॉन्ड formed between two atoms by mutual sharing of electrons, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब क्या है कि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो अब आपके पास मैं क्या करता हूं कि डिपेंड करता है कि जो एटम है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। उसमें क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। अगर दो इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, जिसकी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो तीन बॉन्ड से ज्यादा दो एटम के बीच तीन बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते। तो एग्जांपल, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लेता हूं ए हाइड्रोजन की, H2। अब देखो हमारे पास दो H2 जो है इसमें दो हाइड्रोजन हैं, तो मैं लिखता हूं एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। इसके पास वैलेंस शेल में जो क्या है, आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे इसको, और ये लिखेंगे 1s1। इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको लिखेंगे 1s1। अब क्या है कि इसके यही शेल जो है, फर्स्ट शेल ही वैलेंस शेल है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाता है, दूसरा हाइड्रोजन यहां पे आ जाता है इस तरह से, और इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन। तो अब आपके पास जब हम इसके साथ काउंट करेंगे तो इसके साथ भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके साथ काउंट करेंगे तो इसके साथ भी दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपके पास ये शेयरिंग होगी, शेयरिंग
होगी दो एटम्स के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, तो जो बॉन्ड बना उसको बोला हमने कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल दोनों एटम एक जैसे हैं, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में होंगे, बिल्कुल सेंटर में होंगे, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपके पास बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HH। क्लियर। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूं, दोबारा इसकी बहुत सी एग्जांपल हैं, तो मैं वो लिखूंगा क्लोरीन Cl2। इसमें भी आपके पास क्या है कि एक क्लोरीन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 और 2p6, फिर आ गया 3s2 3p5 3p5। क्लियर। 3p5 क्लियर। अब आपके पास दूसरा क्लोरीन एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं कंप्लीट, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट, पर थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। यही केस है, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है कंप्लीट है, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब आपके पास हम क्या करते हैं, जहां पे क्लोरीन लिखेंगे Cl, इसकी ये बाहर वाले 7 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको सिर्फ हम यहां पे शो करेंगे 1 2 2 4 2 6, और 1 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो आपके पास यहां पे सेंटर में, और दूसरा जो आपके पास क्लोरीन है Cl, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा ये। तो ये अगर आप काउंट करेंगे तो इसके साथ ये और इसके साथ भी ये, तो आपके पास इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वैलेंस शेल में, इसमें भी 8, दोनों स्टेबल, दोनों स्टेबल। पर इन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन कितने कितने शेयर किए, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसको हम लिखेंगे Cl। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम है, वेरी सिंपल, कि दो जो एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कम है, ताकि उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए, अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम अभी डिस्कस करेंगे अगर सेम है या नियरली सेम है, तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो उस तरह से जो बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनको बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये था आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जब आपके पास व्हेन 2 एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, 1 इलेक्ट्रॉन share 1 electron, each atom shares to form bond, to form covalent bond। क्लियर। तो ये था आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड पे। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा बच्चा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अब इसको साफ कर दूं मैं, अब पॉज करके लिख लो इसको, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। अब आपके पास सेकंड में लेता हूं डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो वही बात, व्हेन
when two atoms shares two electron each to form covalent bond, that bond is called as double covalent bond. क्लियर? एग्जाम्पल फर्स्ट लेता हूं मैं, एग्जाम्पल इसकी लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ O2 एग्जाम्पल है डबल कोवलेंट बॉन्ड की। फिर भाई लिखता हूं मैं यहां पे ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन होगा एटम, उसकी भी एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। इसके वैलेंस शेल में जो अंदर का शेल है, फर्स्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके भी अंदर वाले शेल, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसको 6 की जगह 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। और इसको भी 6 में से 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2, इसको भी चाहिए 8 करने के लिए, ताकि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। तो क्या करते हैं, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऑक्सीजन, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल 6 है, तो आप 2 को इधर लिखें 1 2 3 4। तो आपके पास जो शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख देता हूं। दूसरा ऑक्सीजन है, उसका भी 2, ये आपके पास वैलेंस, सिर्फ इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे इसको हम लीविस स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, जो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उनको लीविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो अब आपके पास, अब आप काउंट करोगे तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के 8, और इसके वैलेंस शेल में कितने होंगे 8। तो अब ये भी 8 हो गए, ये भी 8 हो गए, तो ये दोनों के वैलेंस शेल स्टेबल हो गया। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हो गया डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्या हो गया, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो डबल कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दोनों एटम दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो मैक्सिमम जो कोवलेंट बॉन्ड बन सकते हैं वो 3 बन सकते हैं 2 एटम्स के बीच, 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो ये था हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, बिल्कुल आसान, वेरी इजी। और अब हम क्या करते हैं, थर्ड ले लेते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, क्लियर? अब क्या है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, वही कि जब आपके पास व्हेन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms by sharing of 3 electrons each, उसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसकी एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ N2, फॉर्मेशन ऑफ
N2। हमारे पास नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s, 2s2, 2p3। दूसरा भी है 1s2, 2s2, 2p3। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें कितने हैं? 5। अब देखो, इसको 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी वैलेंस शेल में 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो तभी ये मॉलिक्यूल बनेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं नाइट्रोजन, आपके पास बैलेंस शेल में इसके कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, तो मैं 2 इधर दिखा देता हूं और 3 इधर, और यहां पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यहां पे भी नाइट्रोजन 2 यहां पे, तो ये 1 2 एंड 3। अब जब आप इसके साथ काउंट करेंगे तो टोटल कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ काउंट करेंगे कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ओवरऑल एटम स्टेबल हो गया। ओवरऑल एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये आपके पास इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। अब एक और टाइप के कोवलेंट, कुछ इनकी टाइप्स और भी होती है, सिग्मा और पाई, वो मैं ये आपके पास टाइप ऑफ बॉन्ड खत्म करके एक अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। फिर ही आपको जाके स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे, स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के आप अंडरस्टैंड कर पाओगे जब आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड की नॉलेज होगी। वो वीडियो अपलोड करने से पहले एक छोटी सी वीडियो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस कोवलेंट बॉन्ड के इस लेक्चर में उसको मैं ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो ये दो एटम्स के बीच सिर्फ या सिंगल बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, या डबल बनेगा, या ट्रिपल। सिंगल तब बनेगा जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल तब बनेगा जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ट्रिपल तब बनेगा जब तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। लेकिन शेयरिंग किस लिए होनी चाहिए? ताकि जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल जब बनाएं तो वो स्टेबल हो जाए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस के साथ क्या हो, मैच कर जाए। तो उसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। क्लियर? तो ये था आपके पास कोवलेंट बॉन्ड क्या है। अब हम आगे देखते हैं कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, कि कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है ताकि जो एटम्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना पाए। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिखूंगा conditions necessary for the formation of covalent bonds. Covalent bond between two atoms. क्लियर? तो ये है आपके पास कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो कोवलेंट बॉन्ड बन पाए? तो फर्स्ट मैं लिखता हूं, जो एटम कंबाइन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड करने के लिए, जो एटम कंबाइन करते हैं, फॉर्म करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, उनके वैलेंस शेल में आपके पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन।
एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है, द कंबाइनिंग एटम, द कंबाइनिंग एटम्स should have, the combining atom should have 4 or more, 4 or more than 4 electrons in valence shell, valence shell, valence shell except हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस वो 4 से ज्यादा कैसे होंगे, क्योंकि उसको 2 ही करने हैं। तो बाकी के केस में जिसमें आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके पास वो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3, यहाँ 4 बॉन्ड एक ही के बीच नहीं बनेंगे, एक ही एटम के बीच 4 बॉन्ड नहीं बने, लेकिन अलग अलग एटम इसके साथ जुड़ के 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अलग अलग, जैसे ये आपके पास कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तीसरा कोवलेंट बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, चौथा कोवलेंट, इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी। तो जब हम ओवरऑल देखें तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये एक एटम के बीच आपके पास 4 या 4 से ज्यादा क्या होना चाहिए, आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के, तभी एटम क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर। सेकंड क्या है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी कि एटम को इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की पावर जो है वो, और आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल के एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो हाई होगी। अगर एक तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर उसी जो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर में है, जैसे ये आपके पास एक तो हो गया कि मैं ले लेता हूं ये फ्लोरीन, ये लिए फ्लोरीन, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में कितने हैं, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक तो क्या करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा तो इसको ये बड़ी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके यहाँ पे चार्ज जो है न्यूक्लियस पे ज्यादा है, इसका साइज भी कम है, और जो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उसको बड़ी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक ये बात कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरा इसमें क्या है कि अगर हम जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालना चाहें, जैसे दूसरा हमारे पास है एक, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे बाहर इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, ये केस है लिथियम, ये केस है फ्लोरीन। अब इसको 8 करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 को इसको देगा नहीं, उसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, ताकि अंदर वाले 2 जो है, अंदर वाला शेल उसका वैलेंस शेल बन जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो इसलिए ये आगे ही को बाहर जाने के लिए तैयार है, इसको बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए मींस उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो कम है। लेकिन इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करने के लिए 1 चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर इसके किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसको क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितनी आपके पास एटम्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी और जितनी उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इतना ही चांसेस हैं कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर। तो ये यहां पे लिखूंगा,
the combining atoms should have high electron affinity and high ionization potential। जिन एटम के बीच आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी वही कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। थर्ड, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी द कंबाइनिंग atoms have zero electronegativity, the combining atoms have zero electronegativity difference are negligible। difference form कोवलेंट बॉन्ड। फिर वही बात, एक तो उनकी इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो होगी ही ज्यादा क्योंकि ये सिर्फ मोस्टली ये नॉन मेटल बनाती हैं, क्या बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी ज्यादा होगी ही। पर जो कंबाइनिंग एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या बहुत कम हो जिससे उसके फर्क नहीं पड़े। जैसे अगर आपके पास बनेगा तो F और F के बीच बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। आपके Cl और Cl के बीच बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। और आपके पास और O के बीच बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, दोनों सेम है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बन रहा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में ही होते हैं। क्लियर। तो वो कंपाउंड बनाएंगे, वो एटम्स बनाएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा और क्या होगा आपके पास, या बिल्कुल होगा ही नहीं। क्लियर। तो फोर्थ आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जब होती है तो एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए। तो फोर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ molecule from atoms should accompanied by the डिक्रीज इन एनर्जी। तो एनर्जी उनकी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। जब दो एटम की अगर एनर्जी हम काउंट करें तो उसकी एनर्जी जो है वो आपके पास दो एटम की एनर्जी इंडिविजुअल अगर ऐड करें तो ज्यादा हो, लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाए उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो ये आपके पास क्या थे कि क्या चाहिए
आपके पास 4 हैं, तो कंबाइनिंग एटम शुड हैव 4 और मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दूसरा हो गया द कंबाइनिंग एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई आयनाइजेशन एनर्जी। उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए। द कंबाइनिंग एटम हैज कंबाइनिंग एटम शुड हैव zero electronegativity difference or negligible difference from negligible difference to form covalent bond। क्लियर। और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एटम शुड अकम्पनीड बाय द डिक्रीज इन एनर्जी। तो ये कंडीशन थी जो नेसेसरी थी किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। क्लियर। सॉल्व कर दो इसको पॉज करके लिख लो आप। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड के, हम वो पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले कि जो है इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्यों। अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता रहा कि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया H2O, दूसरा हो गया आपके पास मैं लिख सकता हूं F2, फिर लिखता हूं Cl2। मोस्टली गैसेस होती हैं, मोस्टली गैसेस। कुछ होते हैं लिक्विड, कुछ क्या होते हैं लिक्विड्स, जैसे आपके पास मैं लिख दूं CCl4, C6H6 बेंजीन, ठीक है, या आप लिख दूं C2H6 इथेनॉल। तो ये सारे ये भी कोवलेंट कंपाउंड हैं, ये भी कोवलेंट कंपाउंड हैं। ये गैसेस हैं, ये क्या है गैसेस हैं। ये आपके पास लिक्विड है, ये क्या है लिक्विड्स हैं। क्लियर। तो आपके पास इंडिविजुअल जो होते हैं ये C6H6 ये गैस होती है, ये क्या होती है गैस होती है। लेकिन ये जैसे इसका मॉलिक्यूल दूसरे C2H6 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के रहता है ड्यू टू अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोडीन आपके पास, आयोडीन जो है I2 कोवलेंट कंपाउंड है, गैस है, ठीक है, लेकिन आपके पास ये सॉलिड की फॉर्म में रहता है ड्यू टू वीक वंडर वॉल फोर्सेस। तो ये सॉलिड अगर इंडिविजुअल हो तो ये गैस है, लेकिन इनको और फोर्सेस हैं जो बाइंड करके रखती हैं। तो वो जो फोर्सेस हैं वो वीक फोर्सेस होती हैं, वो इतनी स्ट्रांग फोर्सेस नहीं होती। इसलिए जो कोवलेंट कंपाउंड है उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मोस्टली वो गैसेस होती हैं। अगर वो लिक्विड होंगी तो वोलाटाइल लिक्विड होती है। वोलाटाइल मींस अगर उनको खुला रखो तो उनमें से वेपर निकल जाते हैं, बहुत कम एनर्जी चाहिए उनको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। क्लियर। तो ये क्या है वीक कम क्या चाहिए इनको, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। तो एक्सेप्शन हर एक चीज में होती है एक्सेप्ट
सिलिका एंड डायमंड। ये जो है ये आपके पास सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, और डायमंड जो है आपके पास ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इनके बीच होती है, तो ये क्या करते हैं, इनका हाई मेल्टिंग एंड बाइंडिंग पॉइंट होता है। क्लियर। दूसरा आपके पास हो गया कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट compounds are bad conductor of bad conductor of electrical charge and थर्मल कंडक्टिविटी। ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक, क्यों कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो दो होती है, या तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, या मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से, या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कोवलेंट कंपाउंड में आयंस होते ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होता ही नहीं, तो नहीं कंडक्ट करेंगे। और कोवलेंट कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें आपके पास लेयर्स बनी होती हैं, लेयर्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो थर्मल कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। तो एक्सेप्शन हर चीज में है। तो ये आपके पास सेकंड। थर्ड आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवलेंट compounds are insoluble in water। ये इनसॉल्युबल होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, वाटर में क्यों नहीं होते। देखो कोवलेंट कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स और नॉन पोलर होते हैं, मतलब उनमें जैसे ये अगर मैं कंपाउंड लिख रहा हूं यहां पे ये C, यहां पे H C H इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल सेंटर में होते हैं, दो एटम्स के बीच बिल्कुल सेंटर में, ना हाइड्रोजन के पास ना कार्बन के पास, तो कोई भी चार्ज नहीं होता। लेकिन जो वाटर है, वाटर और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इन दोनों की इलेक्ट्रिविटी, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव। तो जो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंशिएट हुआ हो उसमें वही कंपाउंड डिसॉल्व होगा जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, जैसे NaCl। वो डिसॉल्व नहीं होगा जिसके पे क्या है आपके पास जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दी है, ये मिक्स हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है।
कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, मतलब अगर कोई सॉलिड होगा, ये तो लिक्विड है, उसमें मिक्स हो जाता है। अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड कंपाउंड है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कंपाउंड में लिख देता हूं कोई भी ऐसा कंपाउंड जो नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, ये सॉलिड्स हैं। ये क्या है? सॉलिड्स हैं। तो ये डिसॉल्व नहीं होते किसमें? वाटर में। ये वाटर में, क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर है। पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। तो ये था आपके पास आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और फोर्थ क्या है? कोवलेंट कंपाउंड और direction covalent bonds are directionally covalent bonds are directional in nature कि उनकी डायरेक्शन होती मीन्स कंपाउंड डायरेक्शन। दिस मीन्स covalent molecules have definite shape। उनकी एक शेप होती है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि बांड डायरेक्शन होते हैं। वो एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे डायरेक्शनल होते हैं। तो ये था आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।